सारस्वत निकेतनम् इत्याख्येन प्रकल्पेन आरब्धोऽस्ति अयं सुक्रमः यत्र अन्तर्वीक्षणं प्रसारयिष्यते इति भवन्तः जानन्ति एव। तस्मिन् वयम् आरभामहे। तावत् प्रथमः वर्तते यः विद्वान्, नाम अस्य कार्यक्रमस्य लक्ष्यमेव एतादृशं वर्तते यत्र ये युवानः सन्ति अथवा ये तादृशाः विद्वांसः वर्तन्ते येषां प्रातिभं बहु झटिति सम्मुखं नायाति, तेषु एव नाम नाम स्वनामधन्येषु वर्तन्ते एकतमाः वर्तन्ते ये ते सन्ति मुरलीधर चान्दनीवाला नाम धन्याः स्वनामधन्याः वर्तन्ते आचार्याः। इदानीम् आचार्यचरत्वं भजन्ते। तर्हि महोदय, भवतां स्वागतमस्ति अत्र विशिष्टे कार्यक्रमे। नमो नमः, नमस्कारः। प्रथमः मम नाम आद्यः प्रश्नः एवं भविष्यति, यतोहि भवदीये नाम्नि एव मुरलीधरत्वं वर्तते, परन्तु संस्कृतस्वरूपम् अत्रत्यं वर्तते। तर्हि अग्रिमनामांशः यः वर्तते चान्दनीवाला इत्येतस्य नाम संस्कृतं नाम तत्त्वम् आधारः कश्चन वर्तते वा? एतस्मिन् विषये विशद्य कृपया व्यक्तिवृत्तं तेनैव सह भवता योजयिष्यते। तर्हि अस्माकं दर्शकानां पुरस्सरम् आयायात् सम्मुखं सर्वं भवदीयं वैशिष्ट्यम्। धन्यवादः। अस्माकं पूर्वजाः खगोलशास्त्रज्ञाः, वेदविद्यायां पारङ्गताश्च। भोजराजस्य धारानगर्याम् अस्माकं पैतृगृहम् अद्यापि वर्तते। पुराकाले कोऽपि भवनः राजभवनस्य अपेक्षया उच्चतरः न भवति स्म। अस्माकं भवनः राजभवनात् न केवलम् उच्चतरः, अपि तु तस्योपरि चान्दनी अपि विशालतरा आसीत्। एतेन कारणेन अस्माकं परिवारः चान्दनीवाला इति प्रसिद्धः। समीचीनम्। चन्द्रिका प्रीतः भवान् इति वेदशालादीनां महात्म्यं। जी, तर्हि भवदीये गृहे नाम भवान् संस्कृतविद्वान् वर्तते, तर्हि तत्र ज्योतिषस्य अथवा खगोलवित्वम् अपि भवदीये कुटुम्बे वर्तते? यथा मम पितामहः रामचन्द्र जोशी चान्दनीवाला धारराज्यस्य ज्योतिर्विदः वेदमूर्तिश्च आसीत्। मम पितापि खगोलशास्त्रस्य आचार्यः। द्वौपि काशी हिन्दू विश्वविद्यालयस्य छात्रो भूत्वा तत्र विद्याध्ययनं कृतवन्तौ। अहमपि आचार्य श्रीनिवास रथमहाभागस्य शिष्यः। आचार्यस्य मुखारविन्देन वेदमन्त्रं श्रुत्वा ममाभिरुचिः वेदायां भवति। एवं तर्हि खगोलवित्वम् अपि पूर्वतः वर्तते भवदीय कुटुम्बे। ततः वेदस्य या विशिष्टता वर्तते तत्र भवान् उन्मुखः जातः इति यथा जाने अहं। तत्रापि वैशिष्ट्यं सन्धत्ते भवान्। व्याख्यानानि बहूनि सन्ति, भाष्याणि बहूनि विहितानि वर्तन्ते वेदस्य। तत्र भवता विशेषतः हिंदी भाषायाम् अनुद्य सर्वं प्रसार्यते। वैशिष्ट्यं तत् भवति वेदस्य अथवा वेदानां। तत्र विरासत के फूल इत्येतत् नाम पुस्तकं वर्तते भवदीयं। हिंदी भाषायां तत्र किं वैशिष्ट्यं? हिंदी भाषायाम् अस्ति। हाँ, हिंदी भाषायां वर्तते, परन्तु किं तावत् लक्ष्यं वर्तते भवदीयं यत् हिंदी भाषायाम् एतस्य भाष्यं स्यात्, व्याख्यानं स्यात्, विशेषतरं किमपि? जीवने मया अथर्ववेदस्य सामनस्य सूक्तं जानाति भवान्? जी, सामनसूक्तस्य काव्यरूपान्तरं कृतं। तत्र एकः मन्त्रः, सध्रीचीनान् वः संमनसस्तृणोस्म्येकं नृष्टि संवनेन सर्वान् देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायं प्रातः सौ मनसो वो अस्तु। मया हिंदी भाषायां कृतं। बहुत कठिन है जीना यहाँ अकेले में, मिल जाना श्रेयस्कर अपने मेले में। अमृत की रक्षा सहज नहीं हो जाती, यदि देवों की मति एक नहीं हो पाती। सुबह शाम आपस में मिलने की याचना करें, आओ हमसे प्रार्थना करें। तो उसके बाद फिर मैंने लगभग जो ऋग्वेद के जो 10,472 ऋचाएं हैं उनका हिंदी भाषा में काव्य रूपांतर मैंने किया। और प्रथम पुस्तक मेरी प्रकाशित हुई थी 1982 में, शब्द अपराजेय। तत् पुस्तकं मध्यप्रदेशस्य
संस्कृत विभागेन प्रकाशितम शब्द पराजय। उसके बाद फिर अक्षरव्योम पुस्तक आई, उसके बाद स्वर्ग के शिखाग्र पर, शब्द चिरंतन, वैदिक शांति पाठ, बहुत प्रकार। और अभी अभी 2016 में मेरी पुस्तक आई स्वर्णपात। इस पुस्तक में लगभग जो मैंने काम किया था उसमें से जो चुनी हुई जो 200 ऋचाएं हैं उनका अनुवाद इसमें है। पूरा प्रकाशित भी नहीं हो पाया, बहुत सारा साहित्य भी अप्रकाशित है, बहुत सारा काम किया। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ पे रात्रि सूक्त है, भगवान जाना कि रात्रि सूक्तम। रात्रि व्यक्षदायति पुरुत्राद्यौ व्यक्षभिः विश्वाधिश्रियोधित ओर्वप्रा अमर्त्या निवतो दिव्युद्वतः ज्योतिषा बाधते तमः निःश्वसारमस्ततोषसं दिव्यायति अपेदुहासते तमः। मया हिंदी भाषायां कृतं। रात्रि मेरे जीवन में रोज चली आती हो तुम, शांति का प्रकाश भरने के लिए। मैं सोने चला जाता और तुम देखती रहती नक्षत्र आंखों से। तुम श्री हो, मेरी संपन्नता हो, सुरक्षा का दिव्य आश्वासन हो। रात्रि तुम अमर हो, तुम्हारे भीतर लहराता कृपा का सागर। तुम भर लेती अपनी बाहों में विशाल अंतरिक्ष को, इस ऊंची नीची पृथ्वी को तुम्हारे ज्योति से पराजित है अंधकार। तो इस प्रकार के रूपांतर मैंने ऋग्वेद की तर्हि स्वर्णपात्र हिंदी भाषायां यत् पुस्तकं वर्तते तर्हि कः आधारः भवता स्वीकृतः येन नाम 200 ऋचाः एव चिताः? मया श्री अरविन्दस्य वेद रहस्यं पठितम्। एवं जानाति वेद रहस्यम जी। श्री अरविंद के पास में वेद के मंत्रों को खोलने की चाबी। साय ने भाष्य किए, दयानंद सरस्वती ने भाष्य किए, लेकिन श्री अरविंद के पास में, श्री अरविंद ने हमको बताया कि जो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो जो बौद्धिक कवच, जो कठोर कवच होता है उससे मुक्त है वैदिक मंत्र, और बड़े सरल है। तो उनका अनुवाद करते हुए, उनका रूपांतर करते हुए मुझे बड़ा आनंद आया। मैंने इसको आनंद के भाव से लिया। जैसे बड़ा छोटा सा सूत्र मंत्र है, आयने ते परायणे दूर्वारोहन्ति पुष्पिणी हृदाश्च पुंडरीकाणि समुद्रस्य गृहा इमे। बड़ा सरल से बड़ा सरल सा अर्थ है। तेरे आने जाने के मार्ग पर खिली हुई दूर्वा उगे, तेरे जीवन में शांति के जलाशय हो, तू जहां हो वहां समृद्धि के कमल सुशोभित हो, आनंद के समुद्र की तरह भगवान तेरे भीतर निवास करे। यथा कादम्बिन्याम् अथवा नई दुनिया इत्यत्र ततः अतिरिच्य भास्कर समूहस्य नाम तत्र वर्तते जीवन तत्र किं विशिष्टं प्रतिपाद्यते भवता? रसरंगे भास्करस्य रसरंगेपि संस्कृतस्य ऋग्वेद मंत्रस्य रूपान्तरमेव प्रकाशितम्। तर्हि कश्चन काचन आधारभूमिः स्यात् यत् केवलम् आध्यात्मिक तत्त्वमत्र विशदयिष्यते, अथवा ये युवानः सन्ति तेषां कृते उत्साहः। वैदिक साहित्ये केवल आध्यात्मिक चर्चा नास्ति, तत्र भौतिक जीवनमपि सर्वम् अस्ति तत्र। जी, प्रकृतिः अपि जीवनसमरः तत्र अस्ति। आचार्याणां ज्ञानं ज्ञानस्य महार्णवः तत्र अस्ति। तर्हि बहु सम्यक्। नाम अग्रे भवान् कथमिव संस्कृतं सेवते? यतोहि ये संस्कृतस्य धुरन्धराः भवन्ति ते हिंदी भाषायां प्रायः न लिखन्ति। भवदीयमिदं वैशिष्ट्यं यत् हिंदी भाषायां सर्वं यद् वैशिष्ट्यं भवति संस्कृतवाङ्मयस्य तद् आधृत्य भवता अग्रे आनीयते। महत् सौभाग्याय वर्तते इदं। तर्हि इतः अतिरिक्तम् इदानीं भविष्ये नाटकादीनां लेखने कश्चन नवीनः उपक्रमः भवता इदानीं चिन्तितः वा? संस्कृतस्य आवश्यकता अस्ति। संस्कृतं सर्वैः ज्ञातव्यं, सर्वे जानन्ति। अत्र अस्माभिः एतत् अवश्यं स्वीकर्तव्यं यत् साम्प्रतं यया पद्धत्या संस्कृतं पाठ्यते सा क्लिष्टा दुर्गम्या च।
धातु शब्द रूप रटनेन एव अस्माभिः जीवितस्य महार्घ कालक्षपितः तथापि वाण्यां न स्फुरति संस्कृतम् अधुना तथा न करणीयं नावश्यकं च सरल संस्कृतम् आवश्यकं न तु सरलीकृत संस्कृतम्। सत्यम। तो सरल संस्कृत भाषायां अद्यापि शास्त्रं लिखितव्यं, काव्यं लिखितव्यं। ममपि संस्कृतभाषायां मया कविताः लिखिताः और बहुत आवश्यकता है इसकी संस्कृत में भी। और संस्कृत का जो बहुत सारा साहित्य है हमारा, वो संस्कृत के लोग संस्कृत से प्रेम तो करते हैं लेकिन संस्कृत पढ़ नहीं पाते हैं। तो सारा संस्कृत धीरे धीरे सरल संस्कृत, सरल हिंदी में भी और सरल संस्कृत में भी, जो वैदिक मंत्र है वो भी सरल संस्कृत में आना चाहिए। कालिदास का साहित्य भी सरल संस्कृत में आना चाहिए, उत्तरार्ध की सरल संस्कृत में आनी चाहिए और हिंदी में भी आनी चाहिए, तब इसका विकास होता है। तर्हि भवदीयः अनुभवः विशालः वर्तते, तर्हि तस्मात् अनुभवात् अथवा अनुभवसमूहात् किमपि निष्कासयितुम् इच्छामि अहं, यत् भवान् किं तत्र मन्त्रणां प्रदातुम् अर्हति अस्मभ्यं, यत् मन्त्रं प्रदातुम् अर्हति येन सारस्वतनिकेतनसदृशाः नैके ये उपक्रमाः अस्माभिः प्रचाल्यन्ते, यथा तत्र ई पत्रिका इति भवति, अन्तर्जालीया पत्रिका भवति, तस्याः प्रकाशनं भवति, अथवा विभिन्नानां सम्मेलनानाम् आयोजनं विधीयते। तद्वदेव संस्कृतस्य समुन्नत्यै किं किं कर्तव्यं, यदि अस्मादृशाः नूतनाः तावत् भवदपेक्षया किं नूतनं कर्तुम् अर्हन्ति, येन संस्कृतस्य विकासः, यतोहि वयं जानीमहे यत् वयं जानीमः वस्तुतः यत् संस्कृतं कठिनमस्ति, यथा भवता उक्तं यत् सरलं स्यात् सरलीकृतं न स्यात् इति। तद्वदेव अन्यः वर्गः वर्तते, तत्र संस्कृतस्य स्वरूपं पृथगिव आनेतुं ते प्रयतन्ते, अथवा ये संस्कृतं सम्यक् भाषितुम् अर्हाः सन्ति तेषां कृतेपि तत्र विविधाः नाम तर्जनाः इत्यादिकं भवति, यदा कश्चित् एवम् अधिकं पाण्डित्यं प्रदर्शयति। तर्हि द्वयोः सामञ्जस्यं कथं स्यात् शिक्षणे, अस्माकं संस्कृते शिक्षणे किं कः परिष्कारः भवेत्? तो प्राचीन साहित्य इतना समृद्ध है कि अभी पूरी तरह से देखा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। राजा भोज का इतना साहित्य का अभी तक अप्रकाशित, राजा भोज का 10वीं शताब्दी में हुए, अभी तक अप्रकाशित है। विद्वज्जन वल्लभ अभी तक अप्रकाशित है, राजमार्तंड अभी तक अप्रकाशित है। तो इसको प्रकाश में लाने से बात नहीं बनेगी, उसको सरल हिंदी में भी, और केवल हिंदी में नहीं, जो भारतीय भाषा है अलग अलग, चाहे तमिल हो चाहे मलयालम हो, सब भाषाओं में उसके हिंदी काव्य रूपांतर या हिंदी रूपांतर, भाषा के रूपांतर उनके आएंगे तो निश्चित रूप से वो ये काम युवा ही कर सकते हैं। पुरातन पंथी पंडित लोग नहीं कर पाएंगे। पंडित महादीप वर्मा 1982 में उज्जैन में आई थी संस्कृत कालिदास समारोह में। हमने उनको ऐसे सुना था जैसे आप हमारे दूसरों को सुन रहे हैं। उन्होंने एक लाइन कही थी, बड़ी कटु लाइन थी, बड़ी कड़वी लाइन थी। संस्कृत के पंडितों के बीच उन्होंने बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संस्कृत को पंडितों ने ही कैद करके रखा है। और ये बात सुन करके पंडित लोग बड़े नाराज भी हुए थे, बड़े उग्रता से महादेव बोले। क्योंकि महादेव वर्मा जब वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय पढ़ने गई थी तो उनको एडमिशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि लड़की थी, इसलिए एडमिशन नहीं मिला था उनको। और बाद में उन्होंने संस्कृत में ही एमए किया। तो निश्चित रूप से इसको, जो पंडित और संस्कृत है हमारी, उससे इसको थोड़ा सा बाहर लाना पड़ेगा। इसको सर्वजन के लिए इसको सुलभ करना पड़ेगा। और लोग संस्कृत से प्रेम करते हैं, आप भी जानते हैं। संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत मुख्य ना आया थी, मुख में नहीं आ रही, लेकिन सर्वे जनाः प्रेम करते हैं संस्कृत से। इसलिए मैं भी जिन लोगों के बीच में सब संस्कृत पढ़ना चाहते हैं हम। शरद जोशी व्यंग्यकार को हमने एक बार उज्जैन बुलाया था। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी, जबकि अखिल भारतीय स्तर के व्यंग्यकार हुए। दुष्यंत कुमार ने भी कहा कि अगर मैं संस्कृत पढ़ लेता, मेरे सामने की बात, अगर मैं संस्कृत पढ़ लेता तो कुछ और ज्यादा बड़ा काम कर पाता। तो इसलिए संस्कृत को का भविष्य हम उज्जवल देख रहे हैं। विदेशों में उसको पढ़ी जा रही है। और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें तो हम देखते हैं कि संस्कृत का भविष्य हमको बहुत उज्जवल दिखाई देता है, सकारात्मक। जी महोदय, सारस्वतनिकेतनम् इत्येतादृशाः बहवः उपक्रमाः वर्तन्ते। तत्र एतस्मिन् अस्माकं प्रक्रमे भवादृशाः विद्वांसः
कथमिव अस्मान् प्रेरयितुं शक्नुवन्ति यथा नाम व्याख्यानेन अथवा कुत्रचित् क्वचित् कदाचित् स्वसमयानुसारं स्व यथा समयसौविध्यं भवता कथमिव वयं प्रेरितुं वयं भवता वयं शक्यामहे इति। मैं आपके सारस्वत निकेतन परिवार का सदस्य हूं और किसी भी रूप में, व्याख्या के रूप में और भी किसी भी रूप में, जिस रूप में आप मेरी सहायता लेना चाहें, मैं आपके लिए तत्पर हूं और आप मुझे अपना ही साथी मान के चले, मुझे अच्छा लगेगा। यथा वेदानां व्याख्यानेन नूतन व्याख्यानेन वयं लाभान्विता भवितुम् अर्हामः भवदीय वचो विशेषैः। भवदीयं यत् सर्वं वचनजातं वर्तते तत्रापि अनुभववैशिष्ट्येन सह कृतं यत् वर्तते स वचनजातं सर्वं श्रुतमस्माभिः, अन्ये अपि शृण्वन्ति। तर्हि एतदर्थं भवत्कृते अहं बहून् धन्यवादान् विज्ञापयामि यत् भवता अत्र समयः प्रदत्तः अथ स्वीयः अनुभवः समग्रः प्रस्तुतः। धन्यवादः जी। धन्यवादः धन्यवादः। नमो नमः। प्रणमामि। नमस्कार सर, आपका स्वागत है यहाँ पर। कई सारे प्रश्न हैं जो आपसे इस श्रृंखलाबद्ध तरीके से हमें पूछना है, क्योंकि बहुत सारी जिज्ञासाएं भी है संस्कृत जगत को लेकर के। सबसे पहला प्रश्न केवल मेरा यही होगा कि भारत से सुदूर अमेरिका में आप आजीवन अध्ययन अध्यापन करते रहे, वहां जाने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? और उस समय आप गए जब विदेश यात्रा बहुत आसान नहीं थी, बहुत टफ टास्क था ये किसी भी भारतीय का विदेश जाना और वहां पर सेटल हो जाना, तो इसी के बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरे घराने में ऐसे तो 5 पीढ़ियों से संस्कृत का अध्ययन हो रहा है। वैसे वो शास्त्री पंडित का घराना नहीं था, लेकिन मेरे परदादी के जो मामा थे वो पहले संस्कृत के प्रोफेसर बने पूना में। 1870 में उन्होंने एमए की संस्कृत में डेक्कन कॉलेज से, और वो संस्कृत पढ़ाने लगे वहां। तब वो लोकमान्य तिलक जी के अध्यापक थे। तो मेरे घर में ये उनकी कथाएं हमेशा सुनाई जाती थी। तो मेरे पिताजी ने भी संस्कृत में बीए किया और बाद में ग्रंथपालन का कुछ कोर्स था, वो करके वो ग्रंथपाल बने। तो उनके सारे जो कॉलेज के क्लासमेट थे वो संस्कृत वाले थे, तो हमारे घर में संस्कृत की चर्चा हमेशा होती रही। तो मैंने भी हाई स्कूल में संस्कृत सीखा, साथ साथ मैं तिलक विद्यापीठ वहां जाके पारंपरिक पद्धति से भी संस्कृत सीखता था, और कॉलेज में मैंने संस्कृत विषय चुना। तो जब मैं एमए करने के लिए पूना यूनिवर्सिटी में
दाखिल हुआ तब मेरे जो प्रोफेसर्स थे उनमें प्रधान प्रोफेसर व्याकरण के थे, उनका नाम था S.G. जोशी। वो प्रख्यात है, उन्होंने महाभाष्य का अनुवाद किया है और अष्टाध्यायी का अनुवाद किया है। तो ये S.G. जोशी मेरे जब प्रोफेसर बने तब उन्होंने हार्वर्ड में जाके 1950 में पीएचडी की थी। ओहो। हाँ, तो हार्वर्ड में पीएचडी करके वो पुणे वापस लौटे और हमें सिखाते थे। तब उन्हें ऐसा लगता था कि भारतीय पद्धति से संस्कृत का शिक्षण लेना और अमेरिकन पद्धति से शिक्षण लेना, इसमें कुछ अंतर है, और जिनको ये दोनों का फायदा मिलता है उनको वो बहुत अच्छा उन्हें खुद को लगता था। तो ये उनकी इच्छा था कि कुछ उनके विद्यार्थी वो भी वहां जाए और अमेरिकन पद्धति का भी कुछ शिक्षण ले। तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया। तो मैं 1968 में पूना से निकलकर फिलाडेल्फिया में दाखिल हुआ, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया, वहां मैं पीएचडी करने के लिए दाखिल हुआ। तो वहां मेरे गुरुजी थे डॉक्टर जॉर्ज कार्डोना। तो इनका भी नाम भारत में भी प्रख्यात है, क्योंकि इन्होंने भारत में आकर भी संस्कृत की पढ़ाई की है खुद की, शास्त्री पंडितों के पास। तो वो ऐसे दोनों पद्धतियों से संस्कृत का अध्ययन और अध्यापन करती थी। तो ऐसे मैं फिलाडेल्फिया में दाखिल हुआ। सर, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, If a Sanskrit scholar wants to go to study or teach globally, what will be your guidance for them? हाँ, गाइडेंस तो मेरा पहले ये होगा कि जिससे कोई विदेश में जाके कुछ संस्कृत का रिसर्च करना है, तो पहले ये उसको ये मान्य करना होगा कि विदेशी पद्धतियां अलग होती हैं, कि हिंदुस्तान में वो संस्कृत हमारी मातृभाषा नहीं है, लेकिन हमारी भाषाओं की मातृभाषा है, और हमारे संस्कृति का वो स्रोत संस्कृत से, हमारे धर्म का उसे लगाव है। लेकिन जब आप कहीं अमेरिका में, यूरोप में जाते हैं, तब वहां के जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए संस्कृत ये एक शैक्षणिक विषय है, वो उनके भावनिक विषय नहीं है। और संस्कृत का अध्ययन वो जो करते हैं वो इस संदर्भ में करते हैं कि देखो, प्राचीन भाषाएं जैसे ग्रीक भाषा है, लैटिन भाषा है, वैसे एक संस्कृत भाषा है दुनिया की। तो संस्कृत भाषा का अध्ययन करके हिंदुस्तान की प्राचीन संस्कृति का भी अध्ययन करना है। भाषा का अध्ययन करके, जैसे लिंग्विस्टिक्स जैसा क्षेत्र हो, तो जिसे जागतिक भाषाओं का इतिहास जानना है, उसे ये भाषाओं का परस्पर संबंध क्या था वो भी जानने की जरूरत होती है। तो इसीलिए बहुत सारे छात्र लिंग्विस्टिक्स के जो होते हैं, उन्हें जब ऐतिहासिक भाषा शास्त्र सीखना होता है, तब भी पढ़ना ग्रीक और लैटिन, फारसी और पुरानी और जो भाषाएं हैं जैसे हिटाइट भाषा है, इन भाषाओं का अध्ययन करने की बिल्कुल जरूरत होती है, क्योंकि किसी एक भाषा का अध्ययन करने से आपको भाषा तत्व का ज्ञान नहीं होता। तो बाहर के जो विद्वान है वो संस्कृत का अध्ययन इस विस्तृत मानसिकता से करते हैं। जैसे मेरे गुरुजी थे कार्डोना, तो इन्होंने येल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। तो वहां उनके जो गुरु थे उनका नाम था प्रोफेसर पॉल थीमे। तो पॉल थीमे ये जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने भी बनारस और इलाहाबाद में जाके कुछ शास्त्रीय पंडितों से अध्ययन किया था, लेकिन उन्होंने इतना एनालिटिकल अध्ययन पाणिनि का किया जितना हिंदुस्तान में नहीं होता था। हिंदुस्तान में वो पारंपरिक रीति से होता है, लेकिन ऐतिहासिक पद्धति से नहीं होता। तो कार्डोना ने उनसे जो कुछ सीखा
वो तो सीख लिया, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मुझे हिंदुस्तान में जाकर पारंपरिक पद्धति से भी सीखना होगा। जी। तो वो पहले बड़ौदा गए, बड़ौदा में उन्होंने कुछ शास्त्री से सीखा, लेकिन वो आखिर बनारस पहुंचे और बनारस के नजदीक छाता जो देहात है वहां जाकर उन्होंने ऐसे साल भर वहां रहे और एक बड़े पंडित के घर जाके वो संस्कृत भाषा में पढ़ते थे। तो एक साल उन्होंने वहां बिताया। तो वो जब लौटे अमेरिका तब ऐसा उनका एक आविर्भाव था कि जैसे वो पंडित भी हो चुके थे और पाश्चात्य विद्वान भी थे, और ये दोनों का संगम उनकी विद्वत्ता में हो चुका था। अद्भुत। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि यदि यहाँ का कोई छात्र वहाँ पर व्यावसायिक रूप में संस्कृत को अपनाना चाहे तो उसे भाषा विज्ञान आना जरूरी है। उसके अलावा एक आध और भाषा का ज्ञान होना जरूरी है संस्कृत के अलावा, व्याकरण की दृष्टि से। हाँ, और कंपैरेटिव में फिलॉसफी वगैरह हाँ। इन विषयों का तो संस्कृत जो अमेरिका में पढ़ाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे 15 या 20 यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पढ़ाया जाता है, तो खाली एक यूनिवर्सिटी अमेरिका में ऐसी है, हार्वर्ड, जहां वो जो डिपार्टमेंट है उसका नाम ही है डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एंड इंडियन स्टडीज, लेकिन और कहीं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में संस्कृत पढ़ाया जाता है। अब मेरा जो डिपार्टमेंट था शुरू में वो लिंग्विस्टिक्स का डिपार्टमेंट था मिशिगन में, लेकिन 12 साल के बाद उसका कुछ रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो एक नया डिपार्टमेंट तैयार हुआ, उसका नाम था एशियन लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। तो उस एशियन लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट में 11-12 भाषाएं सिखाई जाती थी। तो चीनी, जापानी, कोरियन था, इंडोनेशियन, थाई, वियतनामीज, फिलीपींस ये भी था, और हिंदुस्तानी भाषाओं में 5 भाषाएं सिखाई जाती थी। तो वैसे संस्कृत और पाली मैं पढ़ाता था, लेकिन हिंदी, उर्दू, बंगाली, तमिल और तिब्बती ये भी पढ़ाया जाता था। तो संस्कृत पढ़ने वाले जो छात्र थे उन्हें और बहुत सारा कुछ सीखने की जरूरत थी उस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। खाली संस्कृत पढ़ के उनका काम नहीं हो सकता। हाँ, तो उन्हें एक तो मान लीजिए कि मेरे डिपार्टमेंट में बुद्धिज्म के 5 प्रोफेसर थे, क्योंकि हर तरीके का बुद्धिज्म सिखाया जाता था। तो चीनी बुद्धिज्म, जापानी बुद्धिज्म, तिब्बती, थाई बुद्धिज्म और ये हिंदुस्तानी बुद्धिज्म, ये सारा सिखाया जाता था। तो जिसे बुद्धिज्म में पीएचडी करना है उसे कम से कम 2 भाषाएं सीखनी पड़ती थी। तो एक तो मान लीजिए तिब्बती संस्कृत या चाइनीज संस्कृत, जापानीज संस्कृत, ऐसा कुछ अलग अलग भाषाओं का अध्ययन करना होता था। फिर जो लिंग्विस्टिक्स के लोग आते थे उन्हें लिंग्विस्टिक्स के तरीके से सारा कुछ फोनेटिक्स या सिंटैक्स, हिस्टोरिकल, ये सब पढ़कर उसमें संस्कृत पढ़ के जैसे हिस्टोरिकल उसका क्या होगा ये ऐसा देखना पड़ता था। तो खाली संस्कृत कोई नहीं पढ़ता था। संस्कृत ऐसे किसी दूसरे शास्त्र के संदर्भ में पढ़ती थी। तो कुछ लोग वैसे इतिहास के डिपार्टमेंट से मेरे साथ संस्कृत सीखते थे। उन्हें कौटिल्य पढ़ना था, अशोक के शिलालेख पढ़ना था। उन्हें तो वैसे काव्य नाटक से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्हें ऐसी चीजों को पढ़ना था जिनका उन्हें इतिहास के अध्ययन में कुछ फायदा हो। लिंग्विस्टिक्स के जो स्टूडेंट थे वो पानी नहीं पढ़ते थे मेरे पास, और बुद्धिज्म के जो छात्र थे वो नागार्जुन पढ़ते थे, वसुबंधु पढ़ते थे, पाली पढ़ते थे।
मतलब पूरा इंडोलॉजी का ज्ञान होना संस्कृत के विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है यदि वह बाहर जाकर अपनी सेवाएं देना चाहे तो। हाँ प्रारंभिक सर, आप विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक सेवा देते रहे, अब सेवानिवृत्ति के बाद अब संस्कृत जगत में आपकी योजना क्या है और भावी योजना क्या है, भविष्य के लिए योजना क्या है? तो अब मुझे मिशिगन में मैंने 45 साल संस्कृत की पढ़ाई की और अध्यापन किया। तो उसके बाद 2 साल तक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में मुझे विजिटिंग प्रोफेसर की जगह मिली थी। तो वहां मैं लिंग्विस्टिक्स भी कुछ छात्रों के साथ कुछ अध्यापन वैसे करता था। संस्कृत के भी 1-2 छात्र थे वो आकर पढ़ते थे। तो अब वो भी अब खत्म हुआ। तो आजकल मैं 2-4 चीजें करता हूँ। एक तो स्टैनफोर्ड के जो कोई छात्र ऐसे है जो मैं तो वहां जाता नहीं लेकिन वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे इंटरनेट के द्वारा मैं हफ्ते में 2 बार उनसे मिलता हूँ। दूसरी एक चीज है कि जैसे एक यहाँ ये भी अचरज की बात है कि एक मराठी मुस्लिम फैमिली है यहाँ, जो स्टैनफोर्ड के पास ही रहते हैं। वो उनका बेटा अब हाई स्कूल में है और उसे भाषा सीखने में बहुत दिलचस्पी है। तो उसने खुद से लैटिन और ग्रीक सीखा है और वो संस्कृत सीखना चाहता है। तो उससे भी मैं इंटरनेट के द्वारा हफ्ते में 1 बार मिलता हूँ। इतना दिलचस्पी से संस्कृत सीखता है, मुझे अचरज लगता है। जिस तरीके से मेरा अध्ययन पुणे में हुआ उससे अलग तरीके मैंने यहाँ सीखे। कि जैसे अब मैं, ये मेरी छात्रा है जो स्टैनफोर्ड की स्टूडेंट है, वो है, उसके साथ मैंने ईशावास्य उपनिषद का शंकर भाष्य पढ़ा। तो पढ़ते पढ़ते मैंने उन्हें कहा कि अब ये मान लो कि ईशावास्य उपनिषद पर शायद 50 भाष्य लिखे गए हैं। जी जी। हाँ, तो एक भाष्य हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा मत सोचो कि यही इस उपनिषद का अर्थ है। आपको ये मानना चाहिए कि इस भाष्यकार ने इस उपनिषद का ऐसा अर्थ किया है। लेकिन अब जब शंकर भाष्य पढ़ने के बाद जब आप रामानुज का भाष्य पढ़ेंगे तो कुछ और प्राप्त होगा, और कुछ प्राप्त होगा। और आपको ये सोचना पड़ेगा कि अब ये दोनों भाष्यकारों ने अलग अलग अर्थ कैसे किया, क्यों किया है। तो ये अर्थ अलग क्यों किया है, इसकी सोच तो आप खुद को करनी पड़ेगी। वो शंकराचार्य आपको नहीं बताएंगे, रामानुजाचार्य नहीं बताएंगे। तो आपको कुछ उन दोनों से दूर होकर खुद को उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ है। तो जैसे पाणिनि के बारे में भी मुझे प्रोफेसर थीमे जो थे, मेरे कार्दोना जी के जो गुरु थे, वो भी जब मैं छात्र था फिलाडेल्फिया में तब 1 साल के लिए वो आए थे और मुझे प्रोफेसर थीमे से पढ़ने का भी मौका मिला। तो वो भी मुझे ये बताते थे कि अब पाणिनि आप पढ़ रहे हो, भट्टो जी दीक्षितों की सिद्धांत कौमुदी आपने पढ़ी, तो शुरू शुरू में आपको लगेगा कि उन्होंने जो अर्थ दिया है वही उसका पाणिनि का सूत्र का अर्थ है। लेकिन जब आप काशी का वृत्ति पढ़ोगे, जब और कुछ दूसरी वृत्तियां पढ़ोगे, तब आपके ध्यान में आएगा कि वो कुछ अलग अलग अर्थ बता रहे हैं। आप जब कात्यायन की वार्तिकों को पढ़ते हैं तब ऐसे आपके ध्यान में आता है कि पाणिनि के सूत्र के समय जो भाषा थी उससे भाषा में कुछ परिवर्तन हो चुका है। तो कात्यायन देख रहे हैं जिस भाषा को, वो भाषा कुछ थोड़ी सी अलग है और व्याकरण को बदलने की जरूरत है। और पतंजलि के महाभाष्य में भी यही दिखाई देता है कि तब तक भाषा में कुछ परिवर्तन हो चुका है। तो इसको आपको देखना चाहिए कि ये मानना अब बिल्कुल ठीक नहीं है कि जो एक पाणिनि का
अर्थ भट्टो जी दीक्षितों ने बताया, वही अर्थ लेकर चलो। पूर्वाग्रह से मुक्त खुले मस्तिष्क के हाँ। साथ हमें अध्ययन कार्य है वहां के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो पाणिनि, उदाहरणार्थ पाणिनि की जो भाषा थी, वो पाणिनि का निवास स्थान था शलातुर नगर। तो शलातुर नगर कहाँ था? पेशावर के नजदीक था। और जब पतंजलि भाष्य लिखते हैं तो पतंजलि कहते हैं कि आर्यावर्त में संस्कृत जो बोली जाती है वो प्रमाण है, और वह आर्यावर्त की मर्यादा देते हैं पंजाब से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम, विंध्य से उत्तर और हिमाचल से दक्षिण में। तो देख लीजिए कि पाणिनि का जो नगर था वो अब इस आर्यावर्त में है कहाँ? जिस भाषा का वर्णन पाणिनि ने किया वो भाषा, उसका अध्ययन आर्यावर्त में होता रहा, लेकिन उस पेशावर के नजदीक की जो संस्कृत भाषा थी उसकी विशेषताएं पतंजलि को पूरी तरह से मालूम नहीं है, और आर्यावर्त की जो संस्कृत है वो पाणिनि को परिचित नहीं थी पूरी तरह से। तो इन दोनों भाषाओं में जो फर्क है वो फर्क आपको महाभाष्य में दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कार्डोना जी ने और पॉल थीमे साहब जी थे हमारे, उनके गुरु के गुरु भी हमारे गुरु हो गए। उन्होंने हमें ये सिखाया कि पाणिनि की ओर जब आप देखते हैं तो ऐसे देखना शुरू करो। बिल्कुल, तो यही सही दृष्टिकोण भी एक अध्येता का कहा जा सके, जो भारतीय दर्शन, भारतीय शास्त्र और भारतीय संस्कृति इतनी विविधता लिए हुए है कि एक मानस से, एक दृष्टि से हम उसका अध्ययन समग्र रूप से नहीं कर सकते। ये तो यथार्थ है, ये विविधता आएगी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और अगर मैं कुछ योगदान कर सकूं तो मैं जरूर करूंगा। Namasabhaye. Namaste to one and all present in this first international Sanskrit interview series, which is the platform for various scholars in Sanskrit, as well for those dedicated entrepreneurs who are striving to propagate Sanskrit and for its widespread. A proverb of Bhavabhuti, wherein he says, Kalokhyam niravadhar vipulacha prithvi. The earth is so wide, so is time. I think Janhavi is making a very great start to provide an opportunity for all the Sanskrit lovers to know such great entrepreneurs, scholars who are striving day and night to propagate Sanskrit language and literature. With these few words, let me invite Mrs. Prajna Sinha from California, who has formed a knowledge-based website related to Sanskrit and thereby striving to the widespread of Sanskrit, the mother of all languages. Suswagatam. Thank you.
So it's our pleasure having you here on this platform. Thank you so much for having me here. As I was going to say, it's an honor to be here myself as well. I've just started the journey, and it's a long way for me to cover. So I'm looking forward to it. This is such a nice platform for all the scholars to get together and share the information in their own unique way that they can present. And I hope I'm able to contribute in my own humble way. Thank you. Now, to start with, may I request you to introduce yourself, where you are put up, and your family, so that people get to know about you. Sure. I was born and brought up in India, and in UP's capital, Lucknow, Sheher of Nawabs. So, but I've been in US for past 20 years now. Growing up, my family, in my family, I saw a very nice blend of art and science together. My father being a cardiologist and mother a professor in Sanskrit. So for us, if we would have any yagya, havan or puja at home, we were always told the scientific side, the logical side of it as to why and what was happening step by step. Wonderful, wonderful, great. You are going to do a thorough research about each and every traditional practice with some scientific background and place it in your website so that anybody could access through and do further studies. So my platform, excuse me, my website is a platform which is dedicated to decluttering the superstition. In this particular project. And what can the world expect, especially the younger generation, from you and your team in future with respect to Sanskrit? We have provided different platforms. The younger generation is social media conscious. We want to go to them, go to Facebook, Twitter, Instagram, and that's why we have provided 3 different mediums as well, where we have the videos, they can interact with that. We have the discussion forums, the articles they can submit. So if they have idea, it's hands-on, go ahead, participate in it, and be a part of it. You don't have to be in a class to learn. You are the teacher as well as the student, just like I am a teacher and a student myself. So we are aiming to collaboratively work with all the younger generation and my team. We hope to bring something valuable in front of everyone. Nowadays, as you know, that our younger generation work time-based. I mean, within if I ask them to do something, how much time will it take? So if I ask them to do this, okay, within what time I am going to get the results? So result-oriented work is what is expected. Can the world of Sanskrit lovers know what is your short-term plan? What is your long-term plan? So short-term plan right now is to simplify the information, give them interesting topics where they don't spend more than 10-15 minutes, get interested, talk to their friends or something. Short-term, to just let them have an open mind. Don't shoot down the messenger, just listen. Long-term, I really want to bring in more courses, connect them actually with scholars like Ed Janvi, and then be able to give them access where I am just there to support them, back them, help them. But they are curious enough to go out, research, and find that knowledge in Sanskrit. So I think I'll just be the medium for them to be able to access all that information. And maybe they can guide me how they would like me to progress. So you mean to say, till now we were all thinking that Samskritam, wherein the word sam is upasarga, samyak kritam. But hereafter, there is a new
definition given, that is science kritam. So Sanskritam is nothing but science kritam. Dear friends, this is what you have heard to Mrs. Prajna Sinha from California, who is actually a localite, our Indian, the lady from Lucknow, and she has been doing a lot for Sanskrit. She has a lot of plans. Why don't you all get associated with her? sciencekrit.com. Thank you, Mrs. Prajna Sinha, for being with us. Janhavi, the International Sanskrit Lovers Forum, which is accelerated by Saraswata Niketanam. Thank you very much. Saraswat Niketanam is going to organize the first international Sanskrit interview series for youngsters. This is our ambitious program. In this program, we are inviting those scholars who facilitate the Sanskrit, even though their thirst area is far from the Sanskrit. Now, in this context, today we have a special guest, Mr. Hock Cheng Khi from Hang Samran Thawong Kham University, Department of Khmer Language from Cambodia. Welcome, Mr. Khi. About yourself, how to Sanskrit grabbed your attention? Thank you very much. Tinapon hum korumnau mi saravasastra visaratam yan krupale satas prapta miya vicha titur lapha namo namaha mama nama Hock Cheng Khi asti mama te saha Cambodian asti. Thank you very much for giving me the good chance for interviewing me about my contribution to Sanskrit to the youngster. Actually, the first time I would like to introduce myself. My name is Hock Cheng Khi, and I'm a teacher of University of Heng Samran Bong Khmum, located in Cambodia, and I work for the Faculty of Khmer Language and Humanity, and I will be responsible for philosophy at my university. And during this, I also prepare any textbook regarding Sanskrit to my student at my university also. Yes, this is my brief about my works at my university. How to attract the Sanskrit? How to communicate you Sanskrit? Why do you start the Sanskrit reading or teaching? That's the good question. Thank you. Actually, I told you last moment, I work for the Faculty of Khmer Literature. So this department, this faculty runs any Sanskrit for one semester to whom studying Khmer literature, because without knowing Sanskrit language, we cannot catch up what's the etymology, what's the real meaning of the text in Khmer language. So it's compulsory for students at Khmer literature to study Sanskrit for one semester. That's the important thing for all students who wish to know about Khmer literature. They need to study Sanskrit.
Okay, it means each and every Cambodian know about the Sanskrit. Yes, actually, I would say that they don't know Sanskrit, but actually the words that they use in everyday life, they use Sanskrit term. For example, netra, that is eyes in English, but in Yes. my language it's called only one syllable, that is net. So netra in Sanskrit it become net, and kesa, that is hair, right? But in my language it just pronounce one word, that is case. And there are many words from Sanskrit that Cambodian people don't know, that is Sanskrit term, that is Sanskrit loan word. But actually in day-to-day life there are Sanskrit many words. yes, Sanskrit words borrowed from Sanskrit in our day-to-day life. For example, the item we use right now, like a turasapta, mobile phone. Okay. Yeah, that is Okay. also You are going to write a book regarding your or preparing the syllabus for your university or department. yes. As you already know, I graduated from Nalanda University, and my BA at Nalanda University is Buddhist study, philosophy, and comparative religion. And I wrote my thesis about the characteristics of Sanskrit in Khmer language, and I worked under Dr. Pipin Kumacha. And at that time, I was interested because I can write about the characteristic of Sanskrit that used in Cambodia. And when I came back to my university, I am preparing about the textbook about Sanskrit. How can I teach Sanskrit to my youngster at my university? So right now I'm preparing a textbook about Sanskrit. So it's not an advanced level. It's Sanskrit for beginner, because Okay. like I told you, sometimes they use the words in day-to-day life, but they don't know that is Sanskrit term. So I prepared this book. I want to show them about how the different, how to recognize the Sanskrit term in my language. And one thing is that I will take Indian literature. So if somebody wants to know deeply about Indian literature, they need to go to in depth about Sanskrit text. So without knowing Okay. Sanskrit, I cannot understand much about Indian literature, about the etymology that used in the textbook, especially the Sanskrit term used in literature. People say about we can read or we can study in translated version. Why we should read the Sanskrit as out of fashion? Mhm. Actually, studying Sanskrit for one semester is not enough. Like me, I studied Sanskrit 2 years, a whole program at Nalanda University, Bihar in India, and I studied Sanskrit with Dr. Pipin Sir. Even though I didn't study much, but he gave me a lot of material regarding Sanskrit textbook. And one thing is that even now I'm far away from him, but because we have internet. And one thing is that when I was in India, he also showed me about language processing tool. Yes, that really interesting. Even I don't study face to face with him, but I can use language processing tool. I can translate from Sanskrit and to another language, like for example, like English or like other language that I can know. So it's easy to analyze the words about the gender, about the meaning in the textbook also. That's really interesting about language processing tool I studied from Dr. Pipin Kumacha at Nalanda University. Can you say how to contribute the Buddhist philosophy
or to Sanskrit literature? Or As you know, the Buddhist text, especially Mahayana Buddhist text, were written in Sanskrit language. So, if someone want to know deeply about the Buddhist text, I would say that the original text we should study Sanskrit, and we translate the original text and explore the original text and share that knowledge to our youngster. Without knowing the original text, we cannot understand deeply about the original text that were written in Sanskrit language. social media is the strong platform for through Facebook or Twitter. Apart from this, what should we do more? I was surprised when I was in India, especially when I was at Nalanda University, because in Cambodia we study Sanskrit, but we never communicate in Sanskrit language. But when I was in India, I saw people communicating each other, especially in conference. They can speak Sanskrit fluently. So through this, I would encourage the youngster to use the Sanskrit, especially Devanagari, that we can communicate, we can share, we can promote the Sanskrit language to our youngster, to the next generation, so that they can understand, they can study Sanskrit easily. Actually, in nowadays, the social medias are popular. So we need to connect all the Sanskrit scholars from all over the world to promote, to share the knowledge regarding Sanskrit to our youngsters through the social media, so that they can find the study material, they can study Sanskrit easily, rather than the, the scholar that cannot use the Sanskrit. Do you have any plan for making a dictionary? Yes, and now I told you before we start this in the early, I'm preparing a textbook regarding Sanskrit, but I don't think it goes deeply about Sanskrit grammar or anything else, because I just want to tell my students about the loan word that we use in our day-to-day life, and they don't know these are the Sanskrit term. They want know Sanskrit, they can know about the history, especially the ancient script that were written on the stone. That Okay. the important thing. Okay. Medium is Khmer, but whatever is written there is Sanskrit. Yes. And how do you promote the Saraswat Niketanam? Yes, I also tell my students to know about this web page, about this website. But sometimes I would say they feel shy because they cannot use English. That's why they don't want to join. And if they Okay. know English, I hope they really want to join the conference about this meeting about the Sanskrit language also. Thank you. Yes, yes. Thank you so much for giving me the good chance. Thank you. Okay.